हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हम आज क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 और उसमें हम पार्ट 2 हमने पार्ट 1 में जितना भी हिमालय है उसका जो डिवीजन है, उसके जो क्लासिफिकेशंस है, उसके बीच में जो रिवर स्ट्रीम्स है, उसके जो हिल्स है, उसके जो वैलीज है, हमने उसका जो है पूरा एक्सप्लेनेशन देखा है। पार्ट टू के अंदर हम इसमें जितने हमारे प्लेन एरिया है, जितना प्लेटू एरिया है, जितना जो हमारा डेजर्ट एरिया है, जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया के जो प्लेन्स हैं, और इसके बाद जो इंडिया की जो आइलैंड ग्रुप है, हम उनका जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, उसका जो फिजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन है, वहां क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरह के जियोग्राफिकल फीचर्स वहां पे मिलते हैं, हम इन सबको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 2। So the first one is the explanation of northern plain area। प्लेन एरिया कहां से है कि जब हमने हिमालय एक्सप्रेशन देखा था तो हिमालय से पेरेनियल रिवर्स, बहुत सारे रिवर्स वहां से फ्लो करते हैं। तो वहां के जो नीचे जो एरिया है वो रिवर्स के साथ में जो सेडिमेंट्स आए उनका डिपोजिशन जब होता है और उस रिवर फ्लो के कारण वहां पे एक फ्लैट लैंड, वहां पर फ्लैट लैंड जियोग्राफी वहां पे बनती है। तो ये फ्लैट लैंड टोपोग्राफी जो है, वो फ्लैट लैंड फिजियोग्राफी जो है, उस एरिया को नदर्न प्लेन एरिया बोला है। तो ये जो एरिया है, यहां से जो रिवर्स, ये जो मार्क है, ये काफी सारे रिवर्स जो है उनका मार्क है। तो ये जो रिवर फ्लो हो रहे हैं, इस वजह से इस तरह का जो एक वास्ट प्लेन एरिया यहां पे फॉर्म होता है नदर्न इंडिया में। सो द नदर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम, नेमली द इंडस रिवर सिस्टम, द गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। Along with their tributaries, the plain is formed of alluvial soil। So जो ये रिवर्स एरिया है, इन रिवर्स के साथ जो रिवर्स है, इनके ट्रिब्यूटरीज है, इनके साथ में बहुत सारे सेडिमेंट्स लाए जाते हैं। उन सेडिमेंट्स का जो डिपोजिशन है, उसको हमने कहा उस डिपोजिशन की वजह से एलुवियल सॉइल बनती है। तो वो जो एलुवियल डिपोजिशन है, वो जो सेडिमेंट्स की वजह से जो डिपोजिशन है, उस वजह से इस पूरे नदर्न प्लेन एरिया का फॉर्म हुआ है। The deposition of the alluvium in a vast basin lying at the foothills of Himalaya over millions of years। तो हिमालय का जो फुट हिल एरिया है, यहाँ पे इस एलुवियम का ईयर्स, बहुत सारे ईयर्स से डिपोजिशन कंटिन्यू हो रहा है। Formed of this fertile plain, it spreads over an area of 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। हम इस यहाँ पे नदर्न इंडिया में जो प्लेन एरिया है, उसका अगर एरिया देखें तो इट इज अप्रोक्सीमेट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जहां पे नदर्न प्लेन्स बनते हैं। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड द 320 किलोमीटर ब्रॉड। 2400 किलोमीटर एरिया तक, लेंथ तक, कहां से, लगभग इंडस की ट्रिब्यूटरीज से लेकर के ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज तक जो प्लेन एरिया बना, उसकी अगर हम लेंथ देखें इंडिया के नदर्न पार्ट में, तो अराउंड 2400 किलोमीटर लेंथ स्ट्रेच तक इस नदर्न प्लेन एरिया का स्ट्रेच है। एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड एरिया ये पूरा कवर करता है। इज अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। डेंसली पॉपुलेटेड क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर है, यहाँ एबंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर है, तो वहां पे बहुत सारी सिटीज, बहुत सारे एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप है, एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर है। तो इस एरिया की पॉपुलेशन कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। इवन इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पॉपुलेटेड, हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया विद अ रिच सोइल कवर कंबाइंड विद अ एडिक्वेट वाटर सप्लाई। सोइल अच्छी है, वाटर सप्लाई जो रिवर्स है उनकी वजह से अच्छी है, एंड फेवरेबल क्लाइमेट। इट इज एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। सबसे मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो इस नदर्न प्लेन एरिया में ही देखने को मिलेगा। द रिवर्स coming from the northern mountains are involved in the depositional work। So northern mountain area से जो रिवर्स आ रहे हैं उनके साथ कंटिन्यूअसली बहुत सारा डिपोजिशन होता जा रहा है। सेडिमेंट्स जो आ रहे हैं, उन सेडिमेंट्स का डिपोजिशन वहां पर होता जा रहा है। इन द लोअर कोस्ट ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज। जैसे जैसे वो जो स्लोप है वो धीरे धीरे स्लोप कम होता है, तो उस रिवर का फ्लो कम होता है, और रिवर का फ्लो कम होगा तो डिपोजिशनल वर्क बहुत ज्यादा होगा। सो which results in the formation of riverine islands। Majuli in the Brahmaputra river is the largest inhabited riverine island in the world। यहाँ पे हम देखते हैं, मैं आपको जो माजुली आइलैंड है उसकी लोकेशन बताता हूँ। तो जो माजुली आइलैंड है, ये यहां से जो ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, तो इस ब्रह्मपुत्र रिवर के फ्लो के बीच में यहाँ एक आइलैंड है जिसको बोला गया है माजुली आइलैंड।
जैसे जैसे कम स्लोप होता है डिपोजिशन की वजह से, उस रिवर की डिपोजिशन की वजह से वहां एक आइलैंड फॉर्म हो गया है, उसको बोला है माजुली। रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर है, उसके बीच में माजुली आइलैंड है, रिवरलाइन आइलैंड है। The rivers in the lower coast split into numerous channels due to deposition of silt। अब जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ये कोई रिवर फ्लो हो रही है, इसमें धीरे धीरे सिल्ट डिपोजिशन होता जा रहा है, तो इसकी जगह ये फ्लो साइड में होने लगेगा, इधर उधर होने लगेगा, ब्रांच आउट होने लगेगी, और इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। हम देखते हैं रिवर में दो टर्म्स हैं, एक है ट्रिब्यूटरी, वन इज डिस्ट्रीब्यूटरी। अगर वाटर फ्लो है वो कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है रिवर फ्लो, और वहां से किसी और रिवर का उसमें फ्लो जो है एडिशन हो जाए, वहां पे सबमर्ज हो जाए, कोई और रिवर का वाटर उसमें आके शामिल हो जाए, देन द अदर पार्ट ऑफ रिवर इज कॉल्ड द ट्रिब्यूटरी। वो जो सेकंड रिवर आके यहाँ पे ऐड हुई उसको हमने कहा ट्रिब्यूटरी। बट अगर उस रिवर के फ्लो में बीच में कहीं पे कुछ बीच में हर्डल्स आ गए, सिल्ट जम गया है वहां पे, तो उसके फ्लो धीरे धीरे होगा, तो वहां से पानी दूसरी तरफ बहने लगेगा, वहां से ब्रांच आउट हो जाएगा। देन दिस ब्रांच which going outside from the main river part, it's called the distributaries। तो tributary and distributary, तो these channels are known as distributaries। Northern plain is broadly divided into 3 sections। ये जो northern plain area है इसको 3 sections में डिवाइड किया है। The western part of the northern plain is referred to as the पंजाब plain। so जो western part है उसको कहा है पंजाब एरिया। The formed by the Indus and its tributary। ये जो इंडस रिवर यहाँ पर है, इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इससे जो एरिया कहा उसको हमने कहा है पंजाब प्लेन एरिया। The larger part of this plain lies in पाकिस्तान। जो पाकिस्तान वाला एरिया है, क्योंकि इंडस और इंडस के ट्रिब्यूटरीज जो है वो ओवरऑल फाइनली जो है फ्लो कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं पाकिस्तान वाले एरिया को, तो इसका पंजाब प्लेन वाला एरिया जो है वो भी पूरा का पूरा, पंजाब मींस 5 आप, 5 आप्स, आप मतलब रिवर, तो 5 रिवर्स इंडस और इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उससे जो वो पूरा एरिया जो है पाकिस्तान वाले एरिया को ड्रेन कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई जो पंजाब प्लेन एरिया है वो मोस्टली पाकिस्तान साइड में है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज है? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ओरिजिनेट इन द हिमालय। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। दोआब क्या एरिया है? जैसे कि हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये इंडस है, और इंडस के बाद में यहाँ झेलम है, झेलम के बाद में यहाँ चेनाब है, चेनाब के बाद में रावी है, रावी के बाद में सतलुज है, सतलुज के बाद में यहाँ पे ब्यास रिवर है। तो दो रिवर्स के बीच में, दो आब मींस, दो मींस टू, आब मींस रिवर, तो दो आब, तो 2 रिवर्स के बीच में जो एरिया है उसको बोला दो आब। इसी तरीके से 5 रिवर के बीच में एरिया हो गया तो उसको बोला गया है पंजाब। सो आब मींस रिवर एंड पंजाब, और दो मींस 2, सो दो आब मींस पंजाब, दो आब मींस दो एरिया, दो रिवर के बीच का एरिया, पंजाब मींस 5 रिवर के बीच का एरिया। तो इस तरीके से आब ये टर्म दी हुई है। तो दोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, दो मीनिंग 2 एंड आब मीनिंग वाटर। सिमिलरली पंजाब इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 words, पंच means 5 and the ab means the water, so is that's why the area is called Punjab। the Ganga plain extends between the Ghaggar and Tista river। so यहाँ पे घग्गर रिवर से लेकर के तिस्ता रिवर में जो बीच में एरिया है इसको हमने कहा है गंगा प्लेन। इधर वेस्टर्न साइड में जो है वो प्लेन है पंजाब प्लेन, घग्गर से लेकर के तीस्ता तक जो है उसको हमने कहा है नेपाल प्लेन, गंगा प्लेन, एंड इट इज स्प्रेड ओवर द नॉर्थ इंडिया इन द हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। इन द ईस्ट पर्टिकुलरली इन आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे पंजाब प्लेन, यहाँ पे आपका नेपाल साइड में ये गंगा प्लेन, और उसके बाद में ब्रह्मपुत्र। नॉर्थ ईस्ट साइड में मोस्टली आसाम जो एरिया है वहां जो प्लेन एरिया है उसको हमने क्लासिफाई किया है किस नेम से? ब्रह्मपुत्र प्लेन के नाम से। तो इस तरीके से वेस्ट साइड से ईस्ट साइड तक जो रिवर्स है उनकी वजह से क्लासिफिकेशन जो है उसमें 3 क्लासिफिकेशन प्लेन एरिया के हैं। द फर्स्ट वन इज पंजाब जो मोस्टली पाकिस्तान साइड में स्ट्रेच ओवर हो रखा है। उसके बाद में हमारे घग्गर से लेकर के तीस्ता तक जो है वो हमारा गंगा प्लेन है, एंड देन मोस्ट ईस्टर्न साइड पे जो है वो हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन है। तो यहां से हम इस प्लेन का क्लासिफिकेशन का और जो फिजियोग्राफी हम उसको देखते हैं। The northern plain are generally described as flatland with no variation its relief। तो हमने जो नदर्न प्लेन एरिया है यहां से माउंटेन है, उसके बाद
ये पूरा एरिया फ्लैट लैंड टोपोग्राफी है, ज्यादा वेरिएशन नहीं है। इट इज नॉट ट्रू, दीज वास्ट प्लेन ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर। तो अगर हम देखें कि यहाँ माउंटेन से इस फ्लैट लैंड के अंदर इस तरह की टोपोग्राफी है, लेकिन इस टोपोग्राफी में है तो ये फ्लैट लैंड, लेकिन इसमें बहुत सारे रिलीफ, अलग अलग फीचर, इस फ्लैट एरिया में भी अलग अलग तरह के फीचर्स में वेरिएशन बहुत देखने को मिलता है। किस तरह के फीचर्स है, हाँ ये हम उनको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन इट्स रिलीफ फीचर, द नदर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। कौन कौन से 4 रीजन्स ये हो सकते हैं? द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट अबाउट 8 to 16 किलोमीटर। तो जैसे ही ये हिमालय से यहां से माउंटेन आई, इसने बहुत सारे इस तरह के पेबल्स जो है उनका डिपोजिशन कर दिया 8 to 16 किलोमीटर विथ एरिया में, लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक। तो हमने देखा था ये माउंटेन रेंज थी, उसमें सदर्न मोस्ट शिवालिक थी, वहां से जो पेबल्स आए उनका 8 to 16 किलोमीटर एरिया तक एक स्ट्रेच जो है वो बना हुआ है, वहां पे पेबल्स का जो है वो डिपोजिशन है। इट इज नॉन एज भाबर। तो इस तरह का जो पेबल्स का जो डिपोजिशन है ये वाला, इसको नाम दिया है भाबर। भाबर। All the streams just appear in the भाबर बेल्ट। तो जैसे जैसे वहां पे पेबल्स है, उसके नीचे जैसे ही वाटर आता है तो यहाँ वाटर बॉडी इसके बीच में अंदर की तरफ यहाँ पे डिसअपियर हो जाती है। उन पेबल्स के नीचे से स्लोली बहुत पानी बह रहा है, तो यहाँ पे इस भाबर एरिया में जो है रिवर स्ट्रीम जो है वो डिसअपियर हो जाएंगी। द साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम एंड रिवर्स री इमर्ज। तो इससे थोड़ा सा सदर्न एरिया में आएंगे तो वहां ये रिवर बाहर की तरफ आती है और वहां वो पूरा वाटर जो है सरफेस पे फ्लो कर रहा होता है, बहुत इजीली, बहुत स्लोली फ्लो कर रहा होता है। और ये एरिया मार्शी एरिया है, यहाँ पे जो रिवर फ्लो हो रही है उसकी वजह से उस पूरा एरिया में स्वैम्प्स है, पूरा मार्शी लैंड बन गया है और दैट्स रीजन इज कॉल्ड टेराई। तो यहाँ पे क्या बोला है? द साउथ ऑफ बेल्ट द स्ट्रीम्स and rivers re-emerge and create a wet, swampy and marshy region known as terai region। तो भाबर एरिया में जो पेबल्स हैं उसके बाद में रिवर बाहर आती है, वहां जो फ्लो है वो मार्शी एरिया पूरा डेवलप हो गया है। इस तरह का पूरा रिवर है और उस मार्शी एरिया में बहुत ज्यादा एवरग्रीन एरिया है, वो पूरा वहां पे वेट एरिया है पूरा, और उस एरिया को बोला है तेराई। दिस वॉज थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। क्योंकि फॉरेस्ट बहुत ज्यादा होंगे तो वहां पे वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा है। The forests have been cleared to create agricultural land and the settled migrant from Pakistan after partition। तो जब इंडिया पाकिस्तान जो ब्रिटिश इंडिया उसका पार्टीशन हुआ इंडिया एंड पाकिस्तान में, तो वहां से जो माइग्रेशन हुआ, वहां से जो माइग्रेटेड पीपल थे उनके सेटलमेंट के लिए ये जो थिकली मार्शी एरिया था इसको पूरा क्लियर किया गया और यहाँ पे जो लैंड है उसको एग्रीकल्चर यूज में लिया गया। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन। तो यहाँ पे आप गूगल कीजिए, किसी और हेल्प से ढूंढिए कि दुधवा नेशनल पार्क जो है वो किस एरिया में। मोस्टली ये जो हिमालय का सदर्न जो वेरिएशन है, सदर्न जो स्टेज है उसमें आपको दिखेगा। और दुधवा नेशनल पार्क जो एरिया है उसी के अंदर बहुत सारी रिवर्स की छोटे छोटे स्ट्रीम वाटर फ्लो है, मार्शी एरिया उसमें देखने को मिलेगा। और उस नेशनल पार्क में बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना का जो वेरिएशन है वो आपको मिलेगा। The largest part of the northern plain is formed of older alluvium। अब एलुवियम किसे कहा है? ये जो रिवर्स के साथ में जो सेडिमेंट्स का डिपोजिशन है उसे हमने एलुवियम कहा है। अब ये एलुवियम मान लेते हैं कि कोई रिवर के सेडिमेंट्स आते जा रहे हैं और वो 100 of years बहुत पहले से वहां डिपोजिशन होता जा रहा है, तो हमने उसे कहा ओल्डर एलुवियम। लेकिन मान लेते हैं इसी ईयर का रिवर फ्लो होगा, उसके साथ में सेडिमेंट्स आएंगे और वो सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे न्यू या यंग एलुवियम। तो ओल्डर एलुवियम का अगर डिपोजिशन है, it lies above the flood plain of the river and the presents a terrace like feature। this part is known as बांगर। तो यहां से सबसे पहले हमने पेबल्स का डिपोजिशन हुआ, उसे हमने कहा भाबर। उसके बाद में हम मार्शी जो एरिया है उसको हमने कहा तेराई। उसके बाद में धीरे बहुत टाइम तक, बहुत लंबे एरिया तक वहां पर जो है वो एलुवियम का डिपोजिशन होता गया, तो उसके हमने कहा बांगर। वो बांगर एरिया जो है वो बहुत ओल्ड टाइप का जो एलुवियम है, पहले से बहुत डिपोजिशन जो होता जा रहा है उसकी वजह से यहाँ पे बना है। द सोइल इन दिस रीजन कंटेन अ कैल्सियस डिपोजिशन नॉन एज कंकर। तो कैल्सियस डिपोजिशन जो है
मोस्टली वहां पे जो नोड्यूल्स टाइप की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर उस नोड्यूल टाइप की स्ट्रक्चर को हमने कहा है कंकर। कहा बांगड़ के अंदर जो डिपोजिशन है, नोड्यूल्स जो बने हुए हैं उसको हमने कहा है कंकर। ये ओल्डर जो एलुवियम है उसकी वजह से बना हुआ है। द न्यूअर यंगर डिपोजिट, अब हमने कहा कि जो रिवर आएगी, हर ईयर रिवर आएगी और हर ईयर उसके साथ में सेडिमेंट्स आएंगे। हर ईयर जो एलुवियम डिपोजिट न्यूली, हर ईयर, हर थोड़े ईयर में 2 3 4 सालों में जो डिपोजिशन होगा वो न्यू डिपोजिशन है और उस न्यू डिपोजिशन को नेम दिया गया है द फ्लड प्लेन आर और दी खादर। तो यहां हमने 4 तरह के फीचर्स देखे। भाबर, भाबर में क्या था, जो पेबल्स है शिवालिक के फुट हिल सदर्न, बिल्कुल सदर्न पार्ट में जो है वो पेबल्स एरिया है जहां रिवर डिसअपियर हो गए, उसको हमने कहा भाबर एरिया। उसके बाद में वहां से रिवर वापस से रीअपियर होते हैं सरफेस में, स्लो मूवमेंट है, मार्शी एरिया है, उसको हमने कहा तेराई रीजन। फिर उसके बाद में जो फाइन पार्टिकल है, फाइन सोइल है, जो एलुवियम सोइल है, फाइन पार्टिकल्स है, बहुत पहले से ओल्डर डिपोजिशन है तो उसको हमने कहा है बांगड़। और बिल्कुल न्यू, हर साल जो डिपोजिशन आता जा रहा है बिल्कुल न्यू डिपोजिशन है, उसको हमने कहा है खादर। इस तरह के 4 रिलीफ फीचर, जो हमने यही कहा था कि ये जो प्लेन एरिया है, द प्लेन एरिया है द फ्लैट लैंड बट वेरियस टाइप ऑफ द फीचर्स, वेरियस टाइप ऑफ रिलीफ फीचर्स। तो ये रिलीफ फीचर कैसे हो सकते हैं, भाबर, तेराई, बांगड़, खादर, इस तरह के फीचर्स यहां पर बने हुए हैं। They are renewed almost every year and so are fertile, thus ideal for intensive agriculture। यहाँ पे न्यू डिपोजिशन है, उसमें न्यूट्रिशन, उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, उस न्यूट्रिशन की वजह से वो जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है और फर्टाइल होने की वजह से इंटेंसिवली एग्रीकल्चर एरिया है, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इस एरिया में देखने को मिलती है। तो यहां से आगे देखते हैं। अब हम जो एरिया देखेंगे वो है पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया क्या है, तो पेनिनसुलर पार्ट वो है जो किसी वाटर बॉडी में प्रोजेक्टेड है और 3 साइड से जो है वो वाटर बॉडी से सराउंडेड है, सराउंडेड बाय वाटर बॉडी फ्रॉम 3 साइड एंड प्रोजेक्टेड इन अ रिवर बॉडी। तो यहां हम देखें ये पूरा जो एरिया है वो इंडियन ओशियन का है। यहां हम देखें, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, इधर आपका इंडियन ओशियन है। तो यहाँ वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, प्रोजेक्टेड एरिया जो है इसको मैं पेनिनसुलर कहा। तो ये जो एरिया है पूरा, इसको हमने कहा पेनिनसुलर इंडिया। ये पेनिनसुलर इंडिया की क्या फिजियोग्राफी है या किस तरह के रिलीफ देखने को मिलते हैं, हम इसको देखते हैं। So it says the peninsular plateau is a tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks। हमने जो इंडिया की फिजियोग्राफिक डिविजन्स जो देखे हैं उसमें अलग अलग टाइप के रॉक फॉर्मेशन है, अलग अलग टाइप की रॉक्स वहां में मिलती है। जैसे कि हमने कोर पार्ट देखा ग्रेट हिमालय का, वो इग्नियस टाइप की ऑफ रॉक से बना हुआ है, प्राइमरी जो रॉक है उससे बना हुआ है। हमने ईस्टर्न हिमालय देखा, वो सैंडस्टोन टाइप ऑफ रॉक है, वो सेडिमेंट्री रॉक है। अब हम बात कर रहे हैं पेनिनसुलर इंडिया की। तो पेनिनसुलर इंडिया में आपको मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस टाइप ऑफ रॉक्स वहां पर बहुत ज्यादा मिलेंगे। इट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। तो हम जब अर्थ का आगे की जो क्लासेज है उन क्लासेज में हम देखेंगे कि अर्थ का जब फॉर्मेशन, अर्थ पे जब लैंड फॉर्मेशन है, उस लैंड फॉर्मेशन में अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इस तरह का एक जो कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। तो इसका जो सदर्न पार्ट जहां से ये इंडियन लैंड मास का जो है, इंडियन लैंड मास आज के टाइम में जिस पोजीशन में जिस लैंड पार्ट से ये आकर के बना उसको हमने कहा गोंडवाना लैंड। तो ये गोंडवाना लैंड का एक पार्ट था, यही चैप्टर बोल रहा है द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। द प्लेटू हैज broad and shallow valleys, the rounded hills. These plateau consist of 2 broad division, namely Central Highland and Deccan Plateau। इस पूरे पेनिनसुलर इंडिया को 2 डिवीजन में बांट दिया। ये जो नदन पार्ट है, यहाँ मोस्टली आपकी जो नर्मदा रिवर है, इसके नदन वाला पार्ट जो है उसको कहा गया है सेंट्रल हाईलैंड। और इसके थोड़ा नीचे ये जो पूरा एरिया है मेनली वोल्केनिक फॉर्मेशन जिसका है, उसको हमने कहा है पेनिनसुलर प्लेटो। किस टाइप का, दी डेक्कन प्लेटो, डेक्कन प्लेटू। तो इस क्लासिफिकेशन में रिलीफ किस तरह के फीचर्स हैं, किस एरिया में ये है, आइए हम उसको देखते हैं। द पेनिनसुलर प्लेटो, पेनिनसुलर प्लेटो में जिस तरह के राउंड हिल्स, जो इसमें बताया कि किस तरह के रिलीफ फीचर देखने को मिलेंगे, यहाँ पे राउंड हिल्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे डीप वैलीज, इस तरह के वैलीज देखने को मिलेंगे। इस तरह के पेनिनसुलर इंडिया में फीचर्स देखने को मिलते हैं।
तो यहाँ पे हम इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं, किस एरिया में पेनिनसुलर इंडिया का किस तरह का क्लासिफिकेशन है, वहां किस तरह के फीचर्स हैं, किस एरिया में उसे क्या रीजनली बोला गया है। सो इट सेज द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। यहां पे ये जो आपको लाइन दिखेगी, ये जो मार्क बना हुआ है, इट इज इन नर्मदा रिवर फ्लो एरिया कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेटो। अब इसके जो है बिल्कुल नदन पार्ट में यहां पर ये जो रिवर है, इसका ये पूरा एरिया, इस जगह पे जो एरिया बना हुआ है, इसको कहा गया है मालवा प्लेटू, इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। यहां मालवा प्लेटू का पूरा एरिया और इसके नदन जो नर्मदा रिवर है उसका जो मेनली इसका जो नॉर्थ एरिया है, इस पूरे एरिया को नेम दिया गया है सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड says the Vindhyan ranges is the bounded by the Satpura ranges on the south side। ये जो विंध्यान माउंटेन है, तो इसकी सदर्न बाउंड्री यहाँ पे जो सतपुड़ा माउंटेन है उससे बनी हुई है ऑन द साउथ, एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। ये जो अरावलीज है यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इसकी जो बाउंड्री है वो अरावली माउंटेन से बनती है, साउथ पार्ट में इसकी जो बाउंड्री है वो सतपुड़ा माउंटेन से बनती है। यहाँ पे इसमें विंध्यान माउंटेन्स है। The further westward extension gradually merge with the sandy and rocky desert। तो वेस्टवर्ड हम जैसे जैसे और बढ़ते जाएंगे तो इस पूरे एरिया में एरिड जोन जो आ जाता है उसको बोलते हैं डेजर्ट एरिया, द थार डेजर्ट, जो राजस्थान वाले एरिया में जो एक्सटेंशन है वहां पे द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली द चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, thus indicating the slope। तो यहां ये बोला हुआ है, अगर हम देखें इसको ध्यान से, यहां पर ये नर्मदा रिवर है, इस नर्मदा रिवर के ऊपर वाला जो एरिया है इसको सेंट्रल हाईलैंड बोला है। इस सेंट्रल हाईलैंड एरिया में जो नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री है वो हिमालय जो अरावली हिल्स है उससे बनी हुई है। इस अरावली हिल की अगर हम इधर की बात करें तो यहाँ बहुत सारे रिवर है। तो यहाँ पे चंबल रिवर का फ्लो इस तरफ है, इसके बाद में हम देखें यहाँ पे सिंध रिवर का फ्लो इस तरफ है, उसके बाद हम यहाँ देखें बेतवा रिवर का फ्लो इस तरफ है, उसके बाद एक और रिवर का लिखा हुआ है वो है केन रिवर। तो इस केन रिवर का फ्लो, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो स्लोप है वो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट साइड से नॉर्थ ईस्ट तरफ है, यहाँ पे इस तरफ फ्लो है। हेंस अगर हम देखें सेंट्रल हाईलैंड का स्लोप भी कहां होगा, साउथ वेस्ट एरिया से नॉर्थ ईस्ट साइड में इसका स्लोप देखने को मिलेगा सेंट्रल, क्योंकि ये रिवर जो है वो रिवर की वजह से हमें पता चल रहा है रिवर जहां जहां जिस एरिया में फ्लो कर रही है उसी साइड में उसका स्लोप है। और ये सेंट्रल हाईलैंड में जो ड्रेन कर रही है रिवर, वो कौन कौन सी रिवर है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, इन रिवर का जो फ्लो है उसी साइड में इनका स्लोप सेंट्रल हाईलैंड का स्लोप को बताया हुआ है, इंडिकेटिंग द स्लोप। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर द वाइडर इन द वेस्टर्न पार्ट। ये जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे ये एरिया वाइडर है, लेकिन जैसे जैसे हम ईस्टर्न साइड में जाएंगे ये यहाँ पर इसकी विड्थ कम होती जाएगी, बट द नेरोअर इन द eastern part। The eastward extension of this plateau are locally known as बुंदेलखंड and बागेलखंड। तो ईस्ट साइड में हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे ईस्ट मोस्ट ईस्टर्न साइड में यहाँ पे बाघेलखंड एरिया है, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो बॉर्डर एरिया है वहां पे, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर एरिया है, तो इस सेंट्रल हाईलैंड जो एरिया है इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन में नदर्न पार्ट को बोला गया है बुंदेलखंड, और सदर्न जो थोड़ा सा साउथ है, साउथ ईस्ट वाली साइड जो है वहां पे इसको बोला गया है, लोकली इसका नाम दिया गया है बाघेलखंड। द छोटा नागपुर प्लेटो मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड। अब इससे पूरे और ईस्टर्न साइड में चले जाए तो यहां पर ये जो एरिया है इस सेंट्रल हाईलैंड का, इसको बोला गया है छोटा नागपुर प्लेटू एरिया, छोटा नागपुर प्लेटू एरिया। So now the marks the further eastward extension, the drained by the दामोदर river। तो जो छोटा नागपुर एरिया है यहाँ पे आपको मार्क दिख रहा है, इट इज द दामोदर रिवर। छोटा नागपुर जो ईस्टर्न सेंट्रल हाईलैंड का जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न एक्सटेंशन है, इट इज कॉल्ड द छोटा नागपुर प्लेटो, और इसमें जो रिवर ड्रेन कर रही है वो है यहाँ पर यह दामोदर रिवर, दामोदर रिवर। तो आइए यहां से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। The
अब यहां पर जो एरिया है, इस एरिया में और क्या बोला है, द डेक्कन प्लेटो इज अ ट्राइंगुलर लैंडमास। हम देख रहे हैं कि यहां पर ये एक तरीके का ट्राइंगुलर लैंडमास है that lies to the south of river नर्मदा। यहां पर ये जो नर्मदा का एक्सटेंशन है इसके साउथ में है। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक द बॉर्डर बेस ऑफ द नॉर्थ। यहां पे हम सतपुड़ा को देखें, ये जो सतपुड़ा रेंज है, यहां पर सतपुड़ा रेंज है, ये इसके नदन पार्ट में। वाइल द महादेव वाली द केमूर हिल्स, ये केमूर हिल्स एंड द मेकाल रेंज, द महादेव केमूर एंड मेकाल रेंज। ये जो महादेव है ये मेकाल रेंज है, ये केमूर रेंज है, ये मेकाल रेंज है। एंड दी मेकाल रेंज फ्रॉम द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। तो हम यहां देखें कि ये इस तरीके से अगर नदन पार्ट है, तो जैसे जैसे हम ईस्ट साइड में जाते जा रहे हैं, ईस्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे महादेव, मेकाल और ये केमूर रेंज जो है इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। द डेक्कन प्लेटो इज हायर इन द वेस्ट। हम ये देखेंगे कि डेक्कन प्लेटो जो है ये वेस्ट साइड में, यहाँ पे इसकी हाइट ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम ईस्ट में जाएंगे जेंटली ईस्टवर्ड, स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। तो यहां से जैसे जैसे हम इस तरफ जाएंगे, यानी कि नदन, इसके जो वेस्टर्न साइड है, जहां पे हम स्टेट देखेंगे, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे कर्नाटक हो गया, यहाँ पे गोवा हो गया, यहाँ पे इसकी हाइट है। बट जैसे हम उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इधर की तरफ मूव करेंगे तो इसका स्लोप बनता जाएगा। सो इट सेज द डेक्कन प्लेटो इज हायर इन द वेस्ट and slope gently eastward. An extension of the plateau is also visible in northeast. अब यहां से ये जो ट्राइंगल एरिया है इसका एक्सटेंशन इधर की तरफ मोस्ट नॉर्थ ईस्ट साइड में भी देखने को मिलता है, लोकली नोन एज मेघालय और कार्बी एंगलोंग प्लेटो। यहां पर सबसे ऊपर इस एरिया को बोला है मेघालय प्लेटो। मेघालय प्लेटो के बाद में यहां पर देखने को मिलेगा कार्बी एंगलोंग प्लेटो एंड द नॉर्थ कैचर हिल। कार्बी एंगलोंग से थोड़ा सा सदर्न साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपकी नॉर्थ कैचर हिल्स है। इट इज सेपरेटेड बाय फोल्ड ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटो। अब यहाँ पर ये जो नॉर्थ ईस्ट साइड वर्ड है एक्सटेंशन है, यहाँ पर एक फोल्ट नजर आता है, इस फोल्ट को बोला गया है छोटा नागपुर प्लेटो। थ्री प्रोमिनेंट हिल्स रेंज फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट आर द गारो, खासी एंड जयंतिया। तो यह जो मेघालय प्लेटो है, इस मेघालय प्लेटो में यहाँ पे 3 हिल्स हैं, यहाँ पे 3 हिल्स एक साथ हैं। यहाँ सबसे सदर्न, यहाँ पर जो सबसे मोस्ट वेस्टर्न साइड में है वो है गारो हिल, देन कम्स द खासी हिल, देन कम्स द जयंतिया हिल। और फिर इसके और इस साइड में मूव करते हैं तो यहाँ पे काचर हिल आपको देखने को मिलेगी। नॉर्थ काचर हिल्स को नाम दिया है। तो इस पूरे एरिया को मेघालय एक्सटेंशन कार्बी एंगलोंग प्लेटो बोला जाता है। यहाँ 3 हिल्स हैं, गारो, खासी एंड जयंतिया, उसके बाद में काचर हिल। इट इज सेपरेट बाय फोल्ड फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटो और यहाँ पर 3 हिल्स हैं। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेटू। तो ये अब हम बात करते हैं कि इस प्लेटू का जो वेस्टर्न साइड है, ये जो वेस्टर्न साइड है, जो ईस्टर्न साइड है, यहाँ एक माउंटेन रेंज कंटिन्यूअस फ्लो करती है जिसको बोला गया है द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेटो रेस्पेक्टिवली। द वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। ये जो वेस्टर्न कोस्ट है इसके पैरेलल जो एरिया है उसको माउंटेन रेंज को बोला गया है वेस्टर्न घाट। दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पैसेज ओनली। तो इस तरीके से पूरी एक कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है, उसके बीच में अगर कहीं पे पासेज है सिर्फ उसी से क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ जो पासेज है जैसे थाल घाट, बोर घाट, बार घाट, हम इनके बारे में देखते हैं। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट जो एरिया है वो कंपैरेटिवली ईस्टर्न घाट से हाइट ज्यादा है। तो हमने ये कहा था द डेक्कन प्लेटो हैव द हायर हाइट इन द वेस्टर्न साइड। यहाँ पे जो इसका वेस्टर्न साइड है वो हाइट पे, बट जेंटली स्लोप टुवर्ड द ईस्टवर्ड साइड। तो जैसे जैसे हम ईस्ट साइड में जाएंगे वहां पे इसका स्लोप बनता जाएगा, वहां पे ये हाइट कम है। तो वेस्ट साइड में ये जो डेक्कन प्लेटू है उसकी हाइट ज्यादा है, लेकिन ईस्ट साइड में ये कम है। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। द एवरेज एलिवेशन इज 900 to 16 मीटर एज अगेंस्ट टू 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न साइड में जो माउंटेन है वहां पे एवरेज हाइट हम कह रहे हैं 600 मीटर्स, बट इन द वेस्टर्न साइड में जो वेस्टर्न घाट है वहां है 900 से 1600 मीटर्स तक है। The Eastern Ghat stretches from the Mahanadi Valley to the Nilgiris in the south. Eastern Ghat यहाँ पे जो महानदी रिवर है
वहां से लेकर के यहाँ पर जो नीलगिरी हिल्स है यहां तक इसका एक्सटेंशन है। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय द रिवर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो अब यहां पर हम देखते हैं ये जो ईस्टर्न घाट एरिया है, ईस्ट घाट जो है, सॉरी, ये जो ईस्ट घाट एरिया है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल वाटर बॉडी है। यहां से जो रिवर्स बहते हैं ये रिवर्स यहाँ पर पूरा अपना वाटर ड्रेन करते हैं बे ऑफ बंगाल में। अब ये कब कर सकते हैं? बिकॉज ईस्टर्न घाट जो है वो इस तरीके से कंटिन्यूअस नहीं है, वो यहाँ पे फ्लैट्स बने हुए हैं बीच बीच एरिया में, उसमें काफी सारा गैप है, उसकी हाइट भी कम है। दैट्स व्हाई अब इसका स्लोप वेस्ट से ईस्टवर्ड साइड है तो ये रिवर इजीली यहाँ पे फ्लो करते हैं। और इस ईस्टर्न घाट में यहाँ बाउंड्री नहीं है, यहाँ पे बीच में बहुत सारा गैप है, तो डेल्टा बनाते हुए अपने वाटर को पूरा बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर देते हैं। into Bay of Bengal. The Western Ghats causes orographic rain by facing rain-bearing moist winds to the rise along of western slope of the Ghats. यहां पे बात की हुई है orographic rainfall. Orographic rainfall क्या होता है हम देखते हैं। हम बात करें यहां पर ये वाटर बॉडी है और इसके यहां पर माउंटेन्स है। ये बिल्कुल सिमिलर ऐसा है कि यहां पर ये यहां पे माउंटेन्स है और यहाँ पे इसके पास में वाटर बॉडी है। अब इस वाटर बॉडी से यहाँ पे जो वाटर है वो जो वाटर वेपर है वो ऐसे ऊपर राइज करता है, बिल्कुल उसके स्लोप पे जो माउंटेन्स है वेस्टर्न घाट के, उसके वेस्टर्न स्लोप पे यहाँ अरेबियन सी का वाटर जो है मूव करता है ऊपर, यहाँ पे उसके क्लाउड्स बनते हैं और वो कंडेंसेशन यहाँ पे, तो केवल इस साइड में, तो अगर हम इस माउंटेन को देखें तो इस माउंटेन के केवल वेस्ट साइड से ही वाटर उठा, उसने यहाँ पे ड्रेन किया और यहीं पर इसकी रेनफॉल किया। लेकिन इसके सदर्न साइड में यहाँ आपको दिखेगा ड्राई विंड है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी कंडेंसेशन था इस क्लाउड से वो केवल इसके वेस्टर्न साइड में हो गया। लेकिन जो अदर साइड है, इसको लीवार्ड साइड बोलते हैं, वो वहां पर कोई भी रेनफॉल नहीं हुआ। तो बिल्कुल इस पूरे वेस्टर्न घाट पे एक साइड अरेबियन सी से पानी उठता है और केवल इसके वेस्टर्न स्लोप पे वहां पे रेनफॉल होती है। लेकिन इसके कंपैरेटिवली ईस्टर्न साइड में देखें वहां रेनफॉल बहुत ज्यादा कम है, वहां ड्राई विंड्स है। इस टाइप के रेनफॉल को नेम दिया है ओरोग्राफिक रेनफॉल। वेरी इंपॉर्टेंट द ओरोग्राफिक रेनफॉल। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम। द हाइट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिव इंक्रीज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ इसको यहां जैसे जैसे जाएंगे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी और इस एरिया का जो पूरा जो नेम है वो अलग अलग, जैसे शाद्री भी इसको कई जगह पे बोला गया है, तो वेस्टर्न घाट के लोकल नेम्स हैं। तो ये हमारे जो पेनिनसुलर इंडिया है उसका हमने जो माउंटेनियस एरिया है उसके बारे में देखा। अब यहां से हम आगे देखते हैं। द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनाईमुड़ी। हम जैसे जैसे देख रहे हैं कि वेस्टर्न घाट में हम जैसे जैसे सदर्न साइड में जा रहे हैं वहां पे इसकी हाइट्स बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे हम सदर्न साइड में रहेंगे वहां पे जो हिल्स है, सबसे पहले हमने देखा कि वहां पे अनाईमुड़ी हिल्स है, देन उसके बाद में डोडा बेटा हिल्स है, देन उसके बाद में महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। ये जो यहाँ पे महेंद्रगिरी हिल है ये ईस्टर्न घाट की साइड में हाईएस्ट पीक है। द शेवरॉय एंड जावेदी हिल्स, यहाँ पे शेवरॉय हिल्स, यहाँ पे ये जावेदी हिल्स जो मार्क की हुई है आर लोकेटेड साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पे बहुत सारी अनाईमुड़ी हिल का नाम दिया हुआ है, डोडा बेटा जो है, महेंद्रगिरी जो है, शेवरॉय जो है, जावेदी जो हिल्स है, ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के जो पीक्स है। इसी तरीके से हमने जो हिमालय जब पढ़ा था तो वहां जो हाईएस्ट पीक थे हमने उनको देखा था। इसी तरीके से साउथ सदर्न एरिया में जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें डेक्कन प्लेटू के मोस्ट ईस्ट साइड और वेस्ट साइड में जो बाउंड्रीज है वहां पे माउंटेन कंटिन्यूअस माउंटेनस एरिया है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट हमने इसको बोला, तो ईस्टर्न घाट के महेंद्रगिरी सबसे हाईएस्ट हो गया। इसी तरीके से वेस्टर्न घाट में अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, इस तरह के हिल्स यहाँ पे बताए हुए हैं। द लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उदय मंडलम, जिसको हम नॉर्मली ऊटी जो बोला जाता है, एंड दी कोडाईकनाल। ये यहाँ पे आपका ये ऊटी एरिया है और रेड मार्क जो हुआ है, और ये नॉर्थ साइड में जो रेड मार्क है इट्स अ कोडाईकनाल एरिया। तो ये यहाँ का जो पेनिनसुलर इंडिया है इसमें जो फिजियोग्राफिक फीचर्स है वो बताए हुए हैं। आगे हम देखते हैं। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो इज द ब्लैक सोइल एरिया। अब यहाँ पर ये ब्लैक सोइल कैसे आई हम उसके बारे में देखते हैं। नोन एज डेक्कन ट्रेप। तो यहाँ पर ये जो एरिया है, ये जो ग्रीन मार्क जो एरिया हो रखा है, ये ब्लैक सोइल एरिया है, इसको बोला डेक्कन ट्रेप। दिस इज ऑफ द
वोल्केनिक ओरिजिन, नीचे से कहीं से वोल्केन आया, उस वोल्केन का जो लावा डिपोजिशन है उसकी वजह से डिपोजिशन हुआ, हेंस द रॉक्स आर इग्नियस। अब उस लावा के डिपोजिशन से जो रॉक बनी, प्राइमरी रॉक, उससे हमने बोला इग्नियस रॉक। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डिनंडेटेड ओवर द टाइम एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। तो ये जो रॉक्स हैं धीरे धीरे इनका डिनंडेशन हुआ, धीरे धीरे जो है ये डिनंडेट होती रही, इनके सेडिमेंट डिपॉजिट होते रहे और उससे ही बनी ब्लैक सॉइल। The Aravalli Hill lie on the western and the northwest margin of the peninsular plateau। तो ये जो peninsular plateau था ट्रायंगुलर शेप में, इसका जो नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री थी वो अरावली हिल जो है उससे बनी हुई है। These are highly eroded hills and are found as broken hills. They extended from Gujarat to Delhi। ये जो गुजरात है, गुजरात से दिल्ली तक लेकर के इसका जो है एक्सटेंशन देखने को मिलता है इन अ साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो अरावली की जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। यहां से हम आगे की ओर देखते हैं। अब जो हमारे पास में एक्सप्लेनेशन है, अभी तक हमने पेनिनसुलर इंडिया देखा, तो जो पेनिनसुला है वो पेनिनसुलर इंडिया में उसकी नदर्न बाउंड्री कहां है, उसके ईस्टर्न वेस्टर्न बाउंड्रीज कौन से है, उसका ईस्टवर्ड नॉर्थ ईस्टवर्ड एक्सटेंशन कौन सा है। मेघालय प्लेटो हमने जहां पे देखा, गारो खासी जैंतिया हिल्स हमने देखी, उसमें बुंदेलखंड बाघेलखंड हमने एरिया देखा। इसी तरीके से ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट देखा हमने, उसके स्लोप्स हमने देखे, उसके हिल्स देखे, वहां जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहां जो एरियाज हैं वो हमने देखे, जैसे ऊटी, कोडाईकनाल, ये सब हमने देखा। नाउ इसके बाद फिजियोग्राफिक डिवीजन में अभी तक हमने हिमालय को कवर किया हुआ है, नदर्न प्लेन्स हमने कवर किए हैं, उसके बाद हमने सेंट्रल जो हाईलैंड है उसको हमने कवर किया है, डेक्कन ट्रेप जो है हमने उसको कवर किया है जहां पे ब्लैक सॉइल मिलती है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन हमें देखने को मिलता है वो मिलेगा इंडियन डेजर्ट। जो डेजर्ट एरिया है उसके फीचर्स हम देखते हैं। द इंडियन डेजर्ट लाइट टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। तो हमने जिस तरीके से देखा था कि हमारा जो राजस्थान है उसमें यहां पर अरावली हिल है, ये सेंट्रल हाईलैंड का जो सबसे नॉर्थ वेस्ट साइड में जो एक्सटेंशन था, इसके हम जितने भी वेस्ट साइड में देखें तो इस वेस्ट साइड में यहां जो एक्सटेंशन है उस एक्सटेंशन को हमने बोला है इंडियन डेजर्ट। ये पूरा एरिड एरिया है, इट इज अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन्स। यहाँ पे सैंडी एरिया है, अंडुलेटिंग है, बिल्कुल प्लेन एरिया नहीं है, कहीं पे ऊपर है कहीं पर नीचे है, कवर्ड विद द सैंड ड्यून्स। इस तरह के सैंड ड्यून्स वहां पे देखने को मिलेंगे। द रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। 150 mm से भी कम वहां पर रेनफॉल देखने को मिलेगा, इसलिए बहुत ज्यादा ड्राई लैंड है, बहुत ज्यादा एरिड एरिया वो है। इट हैज द एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन। क्योंकि एरिड है तो इस तरीके से देखेंगे आप कि यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगा, और है तो वो शब्स है, छोटी छोटी झाड़ियां हैं या फिर ऐसे ट्रीज हैं जैसे एरिड एरिया के जो ट्री है ज़ेरोफाइट्स जिन्हें कहा जाता है, मरुद्भिद पादप जिन्हें कहा जाता है, बहुत ज्यादा कम वाटर यूज है, उनसे ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि वाटरफॉल कम है तो जो सैंडी सॉइल है उसमें वाटर अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगी। सो यहां से हम देखते हैं द स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में वहां पे कुछ एरिया है उसमें स्ट्रीम्स, रिवर स्ट्रीम देखने को मिलेंगी। Soon after they disappear into the sand and they do not have enough water to reach the sea। वो उसी सैंड एरिया से आएगी और उसी एरिया में कहीं पे जाकर के उसका वो रिवर स्ट्रीम खत्म हो जाती है, वो वहां सी तक पहुंचती नहीं है। इस तरह की एक रिवर है लूनी। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन द रीजन। विच रीजन? इंडियन डेजर्ट रीजन। इंडियन डेजर्ट रीजन में लूनी एक रिवर है जो एक मेजर जो जिसका फ्लो थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। दी बर्छांस आर क्रेसेंट शेप ड्यून्स। अब जो सैंड ड्यून्स है उनके अलग अलग शेप है, अगर उसका मून लाइक शेप है, क्रेसेंट लाइक शेप है, तो उसको हमने कहा है बरखांस। और ये जो बरखान है ये सैंड ड्यून्स का एक टाइप है, कवर लार्जर एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल रेंज। इस तरह के लॉन्गिट्यूडनल जहां इस तरीके से जो ड्यून्स है उनके बीच में से एयर इधर से उधर पास हो रही है, ये इनको बोला है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। ये जो है इंडिया पाकिस्तान जो बॉर्डर एरिया है, अगर हम राजस्थान का मैप देखें तो राजस्थान के मैप में जो इस तरह पाकिस्तान जो बॉर्डर है यहाँ पर जो सैंड ड्यून देखने को मिलेंगे वो मेनली लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स टाइप है। तो एरियाज बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स आर बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। इफ यू हैव विजिटेड द जैसलमेर यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बरखान। तो जो जैसलमेर एरिया है
उसमें भी इस तरह का पूरा जो सैंडी एरिया है, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर जो एरिया है वहां पर बहुत ज्यादा सैंडी, पूरा जो प्लेन है सैंडी प्लेन है, एरिड जोन है, इंडियन डेजर्ट, जिसे थार लोकली बोला जाता है, थार डेजर्ट, हॉट डेजर्ट जो है इंडिया का, वहां पे अलग अलग टाइप के सैंड ड्यून्स हैं। उसमें हमने लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स कहां पे है वो हमने देखा। इसी तरीके से क्रेसेंट लाइक जो बरखांस जिन्हें कहा गया है वो हमने देखा। यहां से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जो एरिया है वो है प्लेन, कोस्टल प्लेन एरिया। जो कोस्ट होते हैं उस कोस्टल एरिया की किस तरह की फिजियोग्राफी है हम उसके बारे में बात करते हैं। द कोस्टल प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेटो इज फ्लैंक्ड बाय द स्ट्रेचेस narrow coastal strait running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east। तो ये जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है ईस्ट साइड में, और इधर अरेबियन साइड के पास में है, यहाँ पे कोस्टल एरिया है, यहाँ पे वाटर बॉडी है। इससे ये जहां पे पूरा जो डेक्कन प्लेटो हमने वाला जो एरिया देखा पेनिनसुलर इंडिया, उसकी बाउंड्री बनी हुई है, इसको बोला है कोस्टल प्लेन। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। तो इस तरह की अरेबियन सी, इधर वेस्टर्न घाट एरिया है, इसके बीच में, यहां बीच में जो एरिया है इसको हमने बोला है द कोस्टल प्लेन एरिया। कौन सा? वेस्टर्न कोस्ट एरिया। इट इज नैरो प्लेन, इट इज कंसिस्ट ऑफ द 3 सेक्शंस। द नॉर्दर्न मोस्ट कोस्ट इज कॉल्ड इज कोंकण कोस्टल नियर द मुंबई गोवा। तो यहां मुंबई गोवा के पास में इसको जो नेम दिया है वो बोला है कोंकण। देन इसके बाद में हम आएंगे द सेंट्रल स्टेज इज कॉल्ड द कन्नड़। तो यहां पर ये कर्नाटक, न्यू मंगलोर, ये जो एरिया है यहां पर इससे बोला है कन्नड़। और इसके सदर्न पार्ट में हम जाएंगे, वाइल द सदर्न स्टेज इज रेफर्ड एज द मालाबार कोस्ट। जो केरल वाला पार्ट है उसको बोला है मालाबार। तो 3 नेम से कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार। ये जो कोस्ट है, जो वेस्टर्न, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया, इसके वेस्टर्न साइड में जो कोस्टल एरिया है, तट जिसे बोला जाता है, वो उसके नेम्स है। द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। तो जो हमने ईस्टर्न साइड में जो एरिया है वहां पे क्योंकि स्लोप बहुत जेंटल स्लोप था, तो वहां के कोस्ट ज्यादा हाइट पे है, ज्यादा विड्थ वाले हैं, बहुत प्लेन एरिया में है। इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज रेफर्ड एज द नॉर्दर्न सिरकार। तो नॉर्दर्न पार्ट ये जो वेस्ट बंगाल महानदी एरिया है, उड़ीसा वाला एरिया है, यहां इसको बोला गया है नॉर्दर्न सिरकार। उससे बाद में वाइल दी सदर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल। ये जो तमिल आंध्र प्रदेश तक सिरकार है, उसके बाद में यहाँ सदर्न पार्ट में तमिलनाडु वाला जो एरिया है उसको बोला है कोरोमंडल कोस्ट। सो जो हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बाद में जो कोस्टल एरियाज है, उस कोस्टल एरियाज में क्या क्या, उन कोस्टल एरिया के अपने अपने नेम है। अगर हम वेस्टर्न साइड में देखें, दीज आर कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, मालाबार कोस्ट। हम ईस्टर्न साइड में देखें तो यहाँ पे सिरकार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। तो आई होप आपको ये कोस्टल जो इंडिया के जो कोस्ट है उनके आपके जो नेम्स हैं उनको आप इजीली रिमेंबर रख सकते हैं। यहां से हम आगे देखते हैं। लार्ज रिवर सच एज महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा, द कावेरी फॉर्म द एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन द कोस्ट। किस साइड में? अगर ये जो रिवर्स है, इन रिवर का फ्लो इस साइड में है, क्योंकि हमने देखा था द वेस्टर्न घाट्स आर ऑन हाइट कंपैरेटिवली द ईस्टर्न घाट। हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है उसका वेस्ट साइड में हाइट ज्यादा है, लेकिन ईस्टर्न साइड में स्लोप है। तो ये रिवर इधर फ्लो करते हैं। तो यहाँ पे महानदी, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, इन रिवर का फ्लो होता है, तो वो इस तरीके से डेल्टा बनाती हैं। वहां पे उस तरह से सारी जो रिवर है वो पूरी रिवर बहुत छोटे छोटे स्ट्रीम में ब्रांच आउट हो जाएगी, और इस वजह से वो डेल्टा बनाएगी। रिवर डेल्टा कौन कौन से रिवर्स के? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब के। द लेक चिलिका इज इंपॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। यहाँ पर इस जगह पे एक रिवर है, ये जो रिवर है इसका नाम है चिल्का रिवर। इट इज दी चिल्का रिवर, इंपॉर्टेंट फीचर। द चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द इंडिया। ये जो चिल्का रिवर है हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे, ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, यहाँ पे ओडिशा स्टेट है। और यहाँ जो महानदी रिवर का जो डेल्टा है, उस डेल्टा के सदर्न पार्ट में इसका जो है फॉर्मेशन होता है, टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा। तो आई होप ये जो कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज के प्लेन क्या क्या है, कोंकण कोस्ट कहाँ है, कन्नड़ कहाँ है, कोरोमंडल कहाँ है, नॉर्दर्न सिरकार कहाँ है। आई होप ये आपको क्लियर होगा किस तरह की इसमें फीचर्स है। एक लेक यहाँ पे चिल्का लेक है, सोल्टेड है, सबसे लार्जेस्ट सोल्टेड लेक ये इंडिया में है। तो आई होप ये जो कोस्टल प्लेन फिजियोग्राफी है यहाँ क्लियर होगी। यहां से हम पढ़ते हैं आइलैंड। इंडिया की जो फिजियोग्राफिक डिवीजन जिसको हम देख रहे हैं, उसमें इंडिया के
जो ईस्टर्न साइड है, जो वेस्टर्न साइड है, यहाँ पे आइलैंड्स के एक ग्रुप है। तो अभी हम इन आइलैंड्स ग्रुप को देखते हैं। द कंट्री हैज टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुपिंग लाइन क्लोज टू मालाबार कोस्ट। तो वापस हमने जो कोस्ट के नेम दिए थे, उस कोस्ट में जो केरल का जो कोस्ट था उसको मालाबार था, और इस मालाबार के थोड़ा सा जो है वेस्टर्न साइड में यहाँ पर जो वाटर बॉडी है अरेबियन सी, उसमें आइलैंड्स का एक ग्रुप है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। कोरल्स क्या है कि जो सी है, उस सी के अंदर कुछ ऐसे सी ऑर्गेनिज्म है, उनके आसपास जो कैल्शियम का डिपोजिशन है उनको हमने कहा है कोरल्स। वो जो कोरल सी ऑर्गेनिज्म है उनके डिपोजिशन की वजह से वहां पे एक फीचर बन गए, उसको बोलते हैं कोरल्स। और वो कोरल आइलैंड जो है, ये जो लक्षद्वीप है वो इस टाइप का कोरल आइलैंड है, जो सी ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर की लेयर के डिपोजिशन से वो बने हैं। अर्लियर दे वर नोन एज लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड अमानीदीवी। इन 1973 these were named as लक्षद्वीप। यहाँ जो छोटे छोटे अमीनीदीव, कावारत्ती, ये सब जो आइलैंड्स है, ये आइलैंड ग्रुप को पूरा नेम 1973 के बाद में लक्षद्वीप कर दिया। इट कवर ए स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। कावारत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ द लक्षद्वीप। The island group has a great diversity of flora and fauna. The Piti Island, which is a uninhabited as a bird sanctuary. तो यहाँ पे ये एक पिटी आइलैंड है, यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है, और लक्षद्वीप जो कावारत्ती है उससे थोड़ा सा पास में ही है ये यहाँ पे आपका पिटी आइलैंड। तो इस तरीके से जो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है ये वहां की फिजियोग्राफी है। यहां से हम देखते हैं, अभी हमने बात की कोरल्स क्या है। तो इस तरह से जो कोरल्स हैं, सी ऑर्गेनिज्म है, सी ऑर्गेनिज्म के बाहर का जो कैल्शियम वाला डिपोजिशन है उसकी वजह से वहां रिलीफ फीचर बन जाते हैं। उन रिलीफ फीचर को अलग अलग नेम दिया है, आइए हम इसको देखते हैं। द कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव इन कॉलोनीज। दे फ्लरिश इन द शैलो, मड फ्री एंड वार्म वाटर। शैलो वाटर, मड फ्री होना चाहिए, एंड वार्म वाटर। दे सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट। अब वो कैल्शियम कार्बोनेट जब सिक्रीट होगा तो उनके बाहर एक कवर बन जाएगा, फिर उसके बाद कोई और ऑर्गेनिज्म होगा तो एक ऑर्गेनिज्म के बाहर की कवर कैल्शियम कार्बोनेट, फिर दूसरे की कवर, फिर तीसरे की। ऐसे बहुत मेनी जो पॉलिप्स हैं उनके जो कवरिंग है वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वहां पे एक लैंड का फॉर्मेशन हो जाता है, लैंड टाइप फीचर का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे हमने कहा कोरल। दे सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट। द कोरल सिक्रीशन एंड देयर स्केलेटन फॉर्म कोरल डिपोजिट। अब वो धीरे धीरे उस कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिपोजिशन है वो कोरल डिपोजिशन जो है, दे फॉर्म अ रीफ्स। दे आर मेनली ऑफ थ्री काइंड, बैरियर रीफ, फ्रिंजियन रीफ एंड अटोल। अगर बहुत बड़े एरिया में उसके लैंड एरिया के आसपास है उसको हमने कहा फ्रिंजियन रीफ। अगर उस लैंड एरिया से थोड़ा दूर बाउंड्री, इस तरीके से बाउंड्री अगर वो बना रहे हैं तो उसके हमने कहा बैरियर रीफ। और बिल्कुल उस जो एरिया है उसके ऊपर थोड़े थोड़े एरिया में बहुत छोटे छोटे पैचेस जो है उसको हमने कहा अटोल रीफ। तो इस तरह के तीन रीफ्स जो है ये कोरल्स का जो डिपोजिशन है उसको बताया हुआ है। द ग्रेट बैरियर रीफ इज इन ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड एग्जांपल। तो जो ऑस्ट्रेलिया है उस ऑस्ट्रेलिया की बहुत दूर बाउंड्री पे पूरा एक कोरल्स का स्ट्रक्चर, कोरल्स का जो डिपोजिशन है उसकी वजह से एक फीचर बनता है ऑस्ट्रेलिया के पास में, उसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। Great Barrier Reef is a good example of first kind of coral reef. Atoll are circular or horseshoe shaped coral reef. तो इस तरह फ्रिंजियम, बैरियर एंड अटोल, इस तरह के रिलीफ फीचर्स कोरल डिपोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जो लक्षद्वीप है वो इसी तरह का एक आइलैंड है। उसके बाद जो अनदर आइलैंड ग्रुप है हमारा वो है इंडिया के वेस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में अंडमान एंड निकोबार। Now you see the elongated chain of islands located in the Bay of Bengal. तो Bay of Bengal में बहुत सारे islands की एक chain है extending from north to south. These are Andaman and Nicobar Islands. They are bigger in size and are more numerous in scattered. The entire group of island is divided into two broad categories. ये जो पूरे islands है इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। द अंडमान इन द नॉर्थ, जो नदर्न पार्ट है उसको बोला है अंडमान, और इसके बाद जो सदर्न पार्ट, जो इसके बाद में सदर्न पार्ट जो है वहां पे उसको बोला है निकोबार। बिलीव दैट आइलैंड आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन। तो हुआ ये है, अगर हम इंडिया की फिजियोग्राफी देखें तो यहाँ पर जो हिमालय था ये हिमालय सदर्न साइड में गया, अब यहाँ बे ऑफ बंगाल में यह डिसअपीयर हो गया, लेकिन इसका नदर्न मोस्ट पार्ट जो है, इसके जो टॉप हिल्स जो है
वो ऊपर के साइड में, ऊपर की तरफ जो है वो अपीयर हो गए, और ऊपर के साइड में जहां अपीयर्स हो गए तो इस तरीके से जो सबमरीन जो माउंटेन्स है उनके ऊपर एरिया में, तो अगर हम यहां देखें वाटर बॉडी, उस ऊपर एरिया में थोड़ा थोड़ा पार्ट जो निकला हुआ है, इसी को हमने कहा आइलैंड। और ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को अंडमान निकोबार जो हमारे ईस्टर्न साइड में बंगाल में, उसको हमने कहा कि एलिवेटेड पोर्शन है किसका, सबमरीन माउंटेन्स का। These island group are great strategic importance for the country। क्यों? क्योंकि इसके आसपास अगर हम इससे इधर की तरफ देखेंगे तो यहां से पूरे इंडियन ओशियन का जो रूट है वो रूट बनता है। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। हर जो कंट्रीज है, जो मेनली बड़े कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज का पूरा जो सी रूट है वो यहां से होकर के जाता है। इसके नदर्न पार्ट में जो हमारे ईस्टर्न साइड में एशियान जो कंट्रीज हैं, उनका पूरा एक ग्रुपिंग वाला जो पूरे ग्रुपिंग में जो कंट्रीज हैं वो यहां पर है। तो अंडमान निकोबार के पास से जितने भी सी रूट्स जा रहे हैं वो सी रूट्स मेजर कंट्रीज, मेजर इकोनॉमीज को कनेक्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई सिक्योरिटी पर्पस से, इकोनॉमिक पर्पस से एक बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। There are great diversity of flora and fauna in these group of islands. These islands lie close to the equator and experience the equatorial climate and has thick forest cover। तो अगर हम देखें तो इक्वेटर के पास में, यहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर में जब लोकेशंस देखी थी तो वहां ही हम देखेंगे 8 डिग्री 4 सेकंड जहां से इंडिया, तो 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अंडमान निकोबार के आसपास देखने को मिलेंगे। तो 9 डिग्री 10 डिग्री जो हमारे लेटीट्यूड्स हैं, उन लेटीट्यूड्स के पास में जो किस टाइप का क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा, मेनली वहां इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, वो ह्यूमिड क्लाइमेट है। तो उस वजह से उस क्लाइमेट में बहुत ज्यादा थिक फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलेगा। इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो, इंडिया का केवल एक जो वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो, बैरन आइलैंड, वो भी अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के अंदर ही है। तो ये जो आइलैंड्स ग्रुप है, जो हमारे कोरल्स की वजह से डिपोजिशन हुआ, उससे लक्षद्वीप आइलैंड बने। इसी तरीके से हमारे जो जो अंदर की सबमर्ज जो माउंटेन है, उस माउंटेन्स का जो ऊपर एरिया जो अपीयर हुआ, उससे जो आइलैंड्स बने, उसके ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, उसको हमने अंडमान निकोबार कहा। वहां पे किस तरह के फीचर हैं, किस तरह का क्लाइमेट है, किस तरह उनका डिवीजन हो रखा है, ये हमने देखा फिजिकल फीचर्स में। तो यहां से नाउ द चैप्टर सेज a detailed account of different physiographic division units highlights the unique feature of each region. It would however be clear that each region complements the other। Obviously कि अगर हिमालय रिवर है, हिमालयन जो माउंटेन है, वहां की जो रिवर है उससे प्लेन एरिया बना। इसी तरीके से जो सेंट्रल एरिया है, वहां से जो रिवर है उससे सेंट्रल हाईलैंड के एरिया है। फिर इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट जो साइड है, वहां पे जो प्लेटू एरिया है उससे कुछ रिलीफ फीचर बना। फिर उसी तरीके से हमने देखा वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है, वहां का फिजियोग्राफी है, उसके पास में जो कोस्टल प्लेन है उसका अपना एक इंपॉर्टेंस है। तो एक दूसरे एरिया को वो जो है कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मेक दिस कंट्री रिचर इन नेचुरल रिसोर्सेज। हाउ? द माउंटेन एरिया है मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। द नदर्न प्लेन आर ग्रेट ग्रेनरीज ऑफ कंट्री। क्योंकि हमने देखा इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, जैसे खादर हमने देखा तो वहां इंटेंसिव एग्रीकल्चर है। देन दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। द प्लेटू इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स which played in the crucial role। हमने जो डेक्कन ट्रेप देखा, उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना भी है इंडिया में, उसके जो मिनरल्स चाहिए वो हमारे प्लेटू एरिया से ऑफ द कंट्री। द कोस्टल रीजन आइलैंड ग्रुप प्रोवाइड द साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज। क्योंकि जितने भी सी है, अरेबियन सी की कनेक्टिविटी है, इंडियन ओशन की कनेक्टिविटी है, बे ऑफ बंगाल की कनेक्टिविटी है आउटर वर्ल्ड के साथ में, वो इन कोस्टल एरिया से ही है। Thus, the diverse physical feature of the land have immense feature and possibilities of development। In this manner, हमने इंडिया में ये जो दोनों चैप्टर्स कवर किए हैं, दोनों पार्ट कवर किए हैं इस चैप्टर के अंदर, उसमें हमने इंडिया के फिजिकल फीचर्स देखे, माउंटेन कैसे हैं, उन माउंटेन का डिवीजन क्या है, नदर्न प्लेन कैसा है, हमने जो पेनिनसुलर इंडिया देखा उसमें सेंट्रल हाईलैंड एरिया कैसा है, डेक्कन ट्रेप कैसा है, उसका जो वेस्टर्न बाउंड्री है, वेस्टर्न घाट को हमने देखा, ईस्टर्न घाट उसके स्लोप कैसे हैं वो देखा, कोस्टल प्लेन देखा, आइलैंड ग्रुप देखे। इन दिस मैनर आई होप कि आपको ये वाला जो पार्ट है, ये जो चैप्टर है, उसमें जो हमने कॉन्सेप्ट्स देखे वो आपको क्लियर होंगे। तो आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।